किस तरह से पाकिस्तान का जो नापाक इरादा था कल रात का, उसको नेस्तनाबूद किया। सर क्रीक से लेकर लेह तक जो उसने वार किए, उसका प्रतिशोध भी और उसके प्रतिकार को उसी तरह उसी जगह पे ढेर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, एक बार फिर से यहाँ पे मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को। आजकल मैं अक्सर कहता हूँ कि ये शो जो है वो तमाम सारे नागरिकों का, जिसमें वो अपनी बात रखने के लिए आते हैं। आजकल मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों का समय टेलीविजन पर जा रहा है और वो टेलीविजन देख रहे हैं और वो जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। इसलिए मैंने शो में आज 2 डिफेंस एक्सपर्ट रखे हैं जो बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शो मैंने कल भी पूछा था कि शो कहाँ से स्टार्ट करें, तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शेर और गीदड़ की कहानी सुनना चाहते हैं? बस जोर से बोलो वरना जाऊं मैं, वरना मैं अपने घर जाऊं। शेर और गीदड़ की कहानी सुनेंगे? बस जोर से बोलो। तो शेर और गीदड़ की कहानी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उन्हीं की एमपी की जबानी। जरा सुनिए शेर और गीदड़ में क्या फर्क होता है। गीदड़ गीदड़ होता है, शेर तो सुनिए जरा। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? तो ये हाँ जी क्या सर ये है ये है। तो गीदड़ और शेर की कहानी से मैंने शुरू किया। अरे ये मुल्क है जो इशारे इशारे में न जाने क्या क्या समझा देता है, ये बच्चों को भी पंचतंत्र बता देता है। तो यहाँ तो गीदड़ और शेर की कहानियों में तुम्हें पता चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि बेवकूफी भी आला दर्जे की होती है, कभी कभी बड़े आला दर्जे की। इसका कोई कॉपीराइट नहीं होता। अब फिलहाल मिसाल के तौर पे बड़े ध्यान से सुनना कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, बड़े गजब हो भाई तुम लोग भी, जरा मैं पूरा नाम भी नहीं ले पाया, तुम लोगों ने हंसना शुरू कर। हाँ जी, आपके पाकिस्तान रक्षा मंत्री, हाँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बेवकूफी बड़े आला दर्जे की, बड़ी आला दर्जे की। तो जरा आला दर्जे की बेवकूफी पे जरा नजर डालें और फिर मैं आपके पास आता हूं और फिर मैं देखता हूं कि शेर यहां पे मौजूद हैं, कितने हैं और कितने गिनने वाले हैं। जी जरा देखिए। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। अरे मेरे रक्षा मंत्री पाकिस्तान के, हाँ जी, ये तो पाकिस्तान छोड़ के भागने की फिराक में। ये वो है रक्षा मंत्री। अरे अपने नाम का मतलब ही समझ लिया होता तो काम हो गया होता। वो कहते हैं कि रक्षा मंत्री, अरे डिफेंस, पहले अपने आदमी को मरा दो और मरवा दो कि पता ना चल जाए कहीं उनको। अरे गजब आदमी, यहाँ का तो बच्चा भी छोटा सा जो खड़ा होगा वो भी बता देगा कि इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, इसका सवाल का जवाब दो। बहरहाल तो डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ कराता हूं और बाकी मैंने अपना और तमाम सारी चीजों का उल्लेख तो कर ही दिया। स्क्वाड्रन लीडर वेदुला विनायक अभियंकर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, आज हमारे साथ भी मौजूद हैं। ताली बजा के स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर सूर्यवंश शर्मा, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध प्रताप जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कर्नल रोहित चौधरी साहब, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मोहम्मद फैज खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तहसीन मुनव्वर साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। थोड़ा आराम से जी, आराम से वहीं पे जी।
बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, दिखेंगे आप, दिखेंगे। जी जी, मैं तो सबसे पहले तो मैं स्क्वाड्रन लीडर विदुला विनायक को मैं आगे बुलाता हूं। ये हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो जो वर्दी में चेंज हुआ, जो कर्नल कुरैशी और स्क्वाड्रन लीडर वो कह रहे कॉम्बैक्ट, तो ये इसका मतलब क्या कि वो वर्दी जो बदल जाती है, तो आप सारे लोग तो जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन तमाम सारी जनता जानना चाहती है कॉम्बैक्ट वर्दी का मतलब क्या हुआ, कैसे बदल गई। बिल्कुल। तो इसको इस तरह से समझाया जा सकता है कि कभी कभी आप नॉर्मल ड्यूटी करते हो, जैसे आप सब लोग भी अपने ऑफिस जाते हो, नॉर्मल वर्दी पहन के जाते हो, पर जब हम 24 घंटे काम करने के लिए तैनात होना शुरू करेंगे तो उसका पहला साइन होगा कि हम अपनी वर्दी बदलेंगे। तो जब हम फटीग या कॉम्बैट या कैमोफ्लाज वाली ड्रेस पहनते हैं तो इसका मतलब है अब आप निश्चिंत रहकर घर जाइए, कनॉट प्लेस में मजे लूटिए, प्रोग्राम का आनंद लीजिए। हमारी सेना सतर्क, सशस्त्र, साहस के साथ आपके लिए तैनात खड़ी है। भारत माता की। ये मतलब हुआ। अभी देख रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अपनी कर्नल कुरैशी वो कॉम्बैट ड्रेस में आई थी, जो पहले दिन आई थी तो दूसरी ड्रेस थी, तो उसका ड्रेस का मतलब पूछ लिया मैंने, तो बड़ा अच्छा लगा। और मुझे तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ड्रेस का यही मतलब होता है, डिसिप्लिन। तो अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि थोड़ा लेट हुए आप, कि उनके रक्षा मंत्री की एक बेवकूफी भरी चीज सुना रहा था लोगों की। इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किया कि वरना पता चल जाए, और है वो डिफेंस रक्षा मंत्री, तो ये बात हो रही थी। उससे पहले वहां के एमपी की बात, गीदड़ और शेर की कहानी समझा रहे थे। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सक्रीक से लेके लेह तक वारदात। मैं मेजर सूर्यवंश आपसे शुरू करना चाहता हूं, और जवाब भारत ने बिल्कुल तगड़े के साथ दिया कल रात। सवाल यह है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन तुमने अगर जरा से भी छेड़छाड़ की तो होगा वही जो तुम, तो हम जो चाहेंगे फिर वही होगा। मेजर। जय हिंद। जो 7, 6 और 7 की सुबह को जो भारत ने स्ट्राइक किया, ये भारत के शौर्य, भारत के वीरता और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का एक बहुत तगड़ा नमूना है। आज तक भारत ने ऐसा कभी पहले नहीं किया। पास्ट में दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी हैज डन इट, एंड पाकिस्तान को मालूम था कि हिंदुस्तान हमला करेगा, और वो भी डिसेप्शन के साथ किया कि भैया 7 तारीख को शाम को आपको पूरे घरों में अपना वो करना है, क्या उसको ब्लैकआउट था। पाकिस्तान भी कह रहा था कि हिंदुस्तान तो अभी ब्लैकआउट कर रहा है, लेकिन उससे एक दिन पहले भारत ने जो अटैक किया, इनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कहां पे इनका क्या हुआ। और ये तो बताएंगे बहुत सारी बातें, हम तो सिर्फ सीधी सादी एक बात जानते हैं कि उनके घर में उन्हीं के दरवाजे तोड़ के उनको मारा, सीधी सी बात। और ये वही बोला कि पाकिस्तान झूठ का बताऊं, वो कहता हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। अरे भैया, ये जो मसूद अजहर है वो कौन है आपका? हाँ? जोर से बोलो, कौन है? पाकिस्तान का जीजा। आप मुझसे पूछेंगे कि आपने ये बाइट क्यों ली, अगर आपको खराब लग रहा तो आप चले जाइए। वैसे मैं भी बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी हूं, अपने शो में बिल्कुल भी लेफ्ट और राइट नहीं मंजूरी नहीं, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। लेकिन तुम्हारी बदतमीजियों की हद हो तो तुम्हें जवाब उसी तरह से देना पड़ता है, तुम्हें जवाब सुनना ही वही अच्छा लगता है। जी, मैं कर्नल आपको खड़ा करना चाहूंगा। जनाब, जय हिंद। जय हिंद साथियों। जय हिंद। सवाल यह है कि जिस तरह से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, और जिस तरह से हमारी सेनाओं ने उसको इंटरसेप्ट करके, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो, लेकिन लगातार वो ये कहते हैं, अभी मैं सुन रहा था पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की, कि प्रधानमंत्री को बातचीत के लिए फोन करना चाहिए। अरे भाई, किससे फोन करें, किससे बातचीत करें? वो मरकज के लोगों से बात करें, किससे बात करें? हैं? वो गद्दारों से बात करें, किससे बात करें? ये समय है बात का, है बात, ये समय है बात का।
नहीं, कोई बातचीत नहीं चलेगी इस समय। सवाल ये है, हाँ जी, महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान भेज दो। नहीं 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 जी, मैं खड़ा करना जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, महबूबा मुफ्ती जो कह रही हैं कि बातचीत करो, तो अगर उनका इसका मतलब कांटेक्ट हो तो वो मसूद अजहर से बात कर लें, वो बात कर लें हाफिज सईद से, वो बात कर लें पाकिस्तान के फौजी जनरल मुल्ला आसिम मुनीर से बात कर लें और बता दें उनके दिल में क्या है। उनको उनके लिए बड़ा रहम आ रहा है। वही महबूबा मुफ्ती थी जब 22 अप्रैल को हमारे लोग शहीद हुए थे, वहाँ पर बेगुनाह लोग मारे गए थे, तो महबूबा मुफ्ती कही थी हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम आपकी जान की हिफाजत नहीं कर सके। आज बातचीत की बात कर रहे हैं, किससे बातचीत करें? वो जो दहशत एक्सपोर्ट करते हैं उनसे बात करें। कुरान शरीफ में आया है प्रतीक जी, सूरह मायदा में, एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो जिन लोगों ने वहां पे 26 लोग मारे, जिन लोगों ने पुलवामा में हमारे लोग मारे, जिन लोगों ने 26/11 में हमारे लोग मारे, यह कनाल प्लेस है, यहाँ मोहन सिंह पैलेस मार्केट है, यहाँ बम ब्लास्ट हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने जो है दहशत फैलाई, पार्लियामेंट पर अटैक किया। वो लोग प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हिंदुस्तान से लड़ना बहुत मुश्किल है। और यह भारत वो देश है जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजनमेहम। भगवान कृष्ण ने कहा था जब धर्म जो है कब्जे। वाह मुनव्वर, वाह मुनव्वर, ये हमारे मुनव्वर हैं, ये मुनव्वर। मैं आ रहा आराम से जी। हाँ जी, मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। गाना जरूर सुनाइएगा, मौका अभी आएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, गाना मेरी बात चाचा मेरी बात सुनो, गाना सुनाने का वक्त आएगा, अभी जो चलाना है वो चलाने दो मुझे जी। हाँ मुनव्वर। देखिए प्रतीक जी, ये देश जो है सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया का देश है। हम सबके लिए जो है सुख मांगते हैं, लेकिन अगर कोई हम पे हमला करे, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दोनों ओर लिखाओ भारत, सिक्का वही उछाला जाए। राइट मुनव्वर आ गया। तू भी वंशज राणा का है, देख जहां तक भाला जाए। मुझे मालूम है मुनव्वर, मुझे मालूम है कि जो बात बेतुकी सी लगे उसमें बहुत सारी बातें निकल के सामने आती हैं। तुम मुझे ये कहते हो कि बातचीत, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है बातचीत की ताकत क्या होती है, लेकिन मौका ये है उनसे बात करें जाके। किनसे बात करें? जो ये कहते हैं ये गले की नस, वो जो गले की नस समझा रहे थे, क्या तारीख को 14 या 15 अप्रैल की बात है, 15 अप्रैल की बात है। और अटैक कब है? जब मारा हमारे बेगुनाहों को 22 तारीख को। तो इनसे बात करें जाके, किनसे बात करें? जी जी जी। मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि सारे राजनेता खड़े हुए हैं, तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देशवासियों को भी इस, अरे आप आर्मी ऑफिसर हैं, आपको तो कहने के लिए वही नहीं जी जी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें राजनीति और रणनीति दोनों चीजें एक साथ मिलकर आई हैं। कैसे मिलकर आई हैं? S-400 सुदर्शन चक्र जो हमने चलाया, ये उस रणनीति का नहीं, ये राजनीति का नतीजा था जो हमने 2018 में हमारे मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया कि नहीं, हम कुछ और नहीं खरीदेंगे, हम यही रूसी मिसाइल खरीदेंगे। आज वो हमें काम आई। जब हमें जरूरत थी, हमारे 15 ठिकानों पर जब हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, तो रात भर जो दिवाली चली है वो राजनीति और रणनीति दोनों का एक साथ मिला। एग्जैक्टली बीजेपी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भारत की 150 करोड़ जनता को भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर और भारत की सेना के शौर्य और साहस पर पूर्ण विश्वास है। भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं है। अगर किसी ने उसको छेड़ा, भारत का हमेशा इतिहास रहा है कि भारत की अगर उसको किसी ने छेड़ा तो उसको छोड़ता नहीं है। हमारी जो लड़ाई है सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। उनको बार बार समझाया गया कि भैया आप आतंकवादी, वहां पे बोला गया कि, लेकिन आप मान नहीं रहे थे। तो जाहिर सी बात है, हनुमान जी ने यही कहा था ना, जिन्हें मुझे मारे थे मैं मारा। अगर आप वहां पे आतंकवादी पाल के बैठे हुए हैं, आप देखते जाइए, यही पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित होते चले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत की सेना पर और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों का जिस तरीके से अडिग विश्वास है, एक ना एक दिन ये समूल नाश होने के कगार पे आगे पाकिस्तान बढ़ता चला जा रहा है। मैं छोटी सी एक बात कहूंगा, भारत के भी कल की बात है,
चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। और पता चलता आज भारत का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है। भारत को यह समझना चाहिए कि अमेरिका आता है तो भारत के अंदर टैलेंट हंट करता है, और अगर पाकिस्तान जाता है तो टेररिस्ट हंट करता है। एबटाबाद को, ये सारे दोनों हमारे भाई बहन हैं, इनको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आतंकवाद पाला जाता है। और भारत ने चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे 99 हो, चाहे आज हो, हमने कभी शुरुआत नहीं किया है। शुरुआत उन लोगों ने किया। अगर शुरुआत उन लोगों ने किया तो भारत की सेना रिटेलिएट केवल करती है। राइट, उकसावा अगर तुमने किया है। हाँ बाजी, हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। धन गुरु नानक हो, धन गुरु नानक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, दो बातें करूंगा डिफेंस के प्रति। आज कहा है प्रतीक जी ने, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो क्या कहानी करते हैं। छोटी सी बात में खत्म करूंगा कि खुली किताब है तेरी, ए पाकिस्तान सुन ले। पूरा भारत कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, खुली किताब है तेरी, क्यों बार बार पन्ने पलटता है। वो तेरे हर हुनर हरकत को इंडिया बड़े अच्छे से समझता है। जी जनाब। देखिए, पाकिस्तान, कहाँ से आना हुआ? मैं शादरा दिल्ली में रहता हूँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश शर्मा है जी, राजेश शर्मा जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं सोशल वर्कर हूँ और समाज के प्रति मेरा हमेशा से रहा है दायित्व। जी, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे जी। मेरा ये कहना है कि भारत ने आज साबित कर दिया कि हम एक हैं। जो शक्तियां ये दिखा रही थी कि जो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे यहाँ पर कि ये होगा, वो होगा, ये वाला धर्म, वो वाली जाति, नहीं, भारत एक है। मुनव्वर एक सांस में आयत पढ़ते हैं और दूसरी सांस में पूरा का पूरा गीता का उपदेश सुना देते हैं। तो जो चाह रहे थे पाजी कि टूट हो जाए, वो ना हुई, वो ना हो पाई। तो वो जो नापाक इरादे थे वो सफल ना हुए। जी जनाब। जी, सवाल ये है कि आप कहां खड़े हैं? देखिए, ऐसा है, भारतीय सेना पहले भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है, और इसकी कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी पे पूरे देश को नाज है। जय हिंद। भारतीय सेनाएं हमारी आन बान और शान है, और उसके लिए हम सब लोग 140 करोड़ भारतीय लोग, भारत की सरकार, भारत का विपक्ष और भारत की तीनों सेनाएं, सब लोग एक हैं। पहलगाम में जो हुआ वो किसी को मंजूर नहीं है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो। भारत की एक विचारधारा है, गंगा जमुना जो हमारी सभ्यता है, भारत की, भारतीय सेना की जो सभ्यता है, सर्वधर्म संभाव, ये 140 करोड़ लोगों की, हर धर्म की, हर वर्ग की, हर सेक्शन की, सभी की, हर जात की सेना है। ये ना तो राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक पार्टी की ना तो सेना थी और ना सेना है। एग्जैक्टली। फैज भाई, जनाब आली, मैं आ गया सर। ऑफ कोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की, भारत माता की। जैसलमेर से, बीकानेर से, जोधपुर से, जम्मू से, सब जगह मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, और सब जगह से मैसेज आ रहा है, भरपूर दिवाली मनाई जा रही है, और घसीट घसीट के मारा जा रहा है, पीट पीट के मारा जा रहा है उन लोगों को। और हमारी सोफिया कुरैशी जी ने क्लियर किया है, हमारा अटैक फोकस्ड है, हम आतंकी ठिकानों पर मार रहे हैं, आम नागरिकों को नहीं मार रहे हैं, बगैर उकसावे के मार रहे हैं। लेकिन उनकी निकृष्टता, उनका पाप, उनकी गलीज लोगों को देखो, वो हमारे सिविलियन आम नागरिकों को मार रहे हैं। भैया, जम्मू से फोन आया मेरे को, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, कहा मारा वो लोगों ने जरूर मार, लेकिन S-400 ने आसमान में ही उनकी मिसाइल को फोड़ दिया, तोड़ दिया, गिरा दिया। मैं जनाबे आली, उनकी गलीज हरकत को मैं बताता हूं। मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा, दुनिया में कहीं नहीं सुना। आज आर्मी ऑफिसर, 4 आर्मी ऑफिसर मौजूद है, एयरफोर्स के, आर्मी के, मैंने कहीं नहीं सुना। हो सकता है कोई सुना हो, किसी ने अगर सुना हो तो जरूर बताए कि आतंकवादियों को कंधा दिया जाता है। मैंने तो ना सुना कहीं। सुना है कहीं कि कोई आतंकवादी मर जाए उसके बाद उसको आर्मी वहां की कंधा देने आए? ये मैंने तो नहीं सुना कहीं।
मैंने तो नहीं सुना, अगर सुना हो तो बताइए। आर्मी वालों को जमीन में गाड़ा जाएगा उन्हें, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, 140 करोड़ की 150 करोड़ की जनता है, झुकेगा नहीं साला। आ जाए कोई भी पाकिस्तान यहाँ पे। मैं समझ नहीं झुकेगा, नहीं, मुझे मालूम है। मैंने उनको एक्शन वैसे तो मना कर देता हूं, कभी कभी डांट भी देता हूं, गुस्सा बहुत आता है मुझे, लेकिन मैंने आपको ऐसे करने से रोका नहीं। और इतनी फिल्में मैं जरूर देखता हूं कि मुझे इसका मतलब पता होता है। आपको इजाजत है, लेकिन मैं यकीनन कुरैशी सोफिया जी को सैल्यूट करता हूं, पूरी आर्मी को। सर जी, फैसल कंप्लीट करिए, देन द कांग्रेस विल देखिए भैया, कंप्लीट। मैं एक स्पष्ट बात कह रहा हूं, सच्चाई यही है कि धर्म पूछकर मारा था, और ये उनका उद्देश्य था कि हम लोग टूट जाए धर्म के नाम पर। लेकिन इस सरकार की भी तारीफ करनी चाहिए आपको, और इस विचारधारा की भी तारीफ करनी चाहिए। पार्टीगत बात अलग है, लेकिन सच को भी स्वीकारो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मुख्य वैज्ञानिक के पद पर किन लोगों ने बनाया था, जिन्होंने वो मिसाइल बनाई जिसे आज सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह मार रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो उस विचारधारा को खंडित किया गया कि तुम हमें धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते थे। नहीं, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी एक साथ वो मिसाइल मार रही हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बनाई गई। तो आप हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते पाकिस्तान। और अब जो शांति का संदेश दे रहे हैं भैया, अभी शांति का संदेश देने का समय नहीं है। एक बात समझ लेना, हमारे लोगों को मारा नहीं, वो कह रहे बातचीत करी जाए, नहीं, फोन किया जाए। भैया नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी फोन किया जाए। हमारे लोगों को मारा, नाम पूछ कर मारा, कनपट्टी पर बंदूक लगाकर मारा, और जब उनको मार रहे हैं तो अब उनको शांति समझ में आ रही है, क्योंकि हमारी सेना पटक के मारेगी, उन्हें पता है। मैं ये कहना चाहूंगा, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, और मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में वो तमाम सारे बच्चे नन्हे मुन्ने जो खड़े हैं, बड़े सुरक्षित हैं आप, क्योंकि कंधे शोल्डर्स इन लोगों के हैं यकीनन। क्या नाम है आपका? आराध्या। कहां से आना हुआ? रायपुर से। छत्तीसगढ़िया हैं, सबसे बढ़िया हैं। जी जनाब। देखिए, जो भारतीय सेनाएं हैं, मैंने पहले भी कहा, जो सक्षम है। अब हमारे सामने जो लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि किसी तरह से हमने जो पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जब हम 1971 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते हैं, उस समय की लीडरशिप, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, आज 54 साल बाद भारत कई भारतीय सेनाएं कई गुना तगड़ी हैं, मजबूत हैं। उनके पास अपनी बनाई हुई सैटेलाइट्स हैं, मिसाइल्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वेपन्स हैं, आर्टिलरी है, जहाज है, हर तरह की उनके पास यंत्र हैं। तो आज मैं सरकार से कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि आज आपके पास मौका है, विपक्ष भी आपके साथ है, सेनाएं आपकी मजबूत हैं, आपके पास मैंडेट भी है, 140 करोड़ लोग भी आपके सामने हैं। आज फैसला करिए। अगर आपने फौजियों को फैसला करके बताया कि 9 टारगेट पे हमला करना है, तो 9 टारगेट निस्तनाबूद किए। वहां पर 150 से ज्यादा ट्रेनिंग के आप ये यू आर सजेस्टिंग, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 9 टुकड़े कर देने चाहिए? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पर 150 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप हैं, लॉन्च पैड हैं और इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। उनको भी निस्तनाबूद करना चाहिए, और भारतीय सेनाओं को मैंडेट देंगे तो पाकिस्तान इस टाइम बिखरा हुआ है। पाकिस्तान इस समय बिखरा हुआ है, 5 टुकड़े हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान। वैसे इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से प्यार करता है, सबसे ज्यादा, और ये बगैर लड़खड़ाए ये मेरी जबान ये बात कहेगी, वो है फौज की वर्दी। सच है कि नहीं? लेकिन फौज की वर्दी में अगर कहीं थोड़ा सा तंज आ जाए तो पकड़ में तो जरूर आता है। पकड़ में आया, मेरे पकड़ में आया,
आया जी। देखिए, मैं कर्नल साहब की बात से बड़ा अच्छा लगा आज सुन के कि कर्नल साहब बोल रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। अगर कर्नल साहब बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कांग्रेस के फौजी फर्स्ट, वी आर फौजीज, वी आर फॉर द नेशन, राइट, अगर वी आर एनीथिंग एल्स। बस अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे इस बात का दुख रहेगा कि 26/11 में जब अटैक हुआ 166 लोगों की डेथ हो गई और भारत की सेनाएं तैयार थी। इवन मैं नहीं कह रहा हूं, उस टाइम के सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि हम तो वायुसेना अटैक करने वाले थे। बराक ओबामा जी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अगर हम अटैक करते तो भारत में ये कुछ वोट का कुछ समीकरण क्या गड़बड़ होता। आज की परिस्थिति में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत में कई ऐसे लोग हैं एक्स पे पोस्ट करते हैं, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो स्लीपर सेल की बात पहले कहते थे, मोदी जी हमला करो, मोदी जी बदला लो, मोदी जी ये करो। जब पता चलता भारत की सेना के शौर्य साहस को उनको निर्धारित करने दो, उनको क्या करना क्या नहीं करना, कहां शुरू करना कहां अंत करना। अब उनको क्यों आप सजेशन दे रहे हैं? विदेश मंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमें सजेशन नहीं चाहिए, सलाह नहीं चाहिए, या तो आप मेरे साथ खड़े रहिए या मेरे विपक्ष में खड़े रहिए। प्रतीक जी, मैं चर्चा को थोड़ा राजनीतिक विषयों से फिर से सुरक्षा की तरफ मोड़ना क्या बात है, आप बिल्कुल आप अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी जी, जैसे आपने कहा कि जब किसी को वर्दी में देखते हैं तो एक विश्वास आता है। ये मेरा कहना नहीं है। आप गांव में चले जाइए, गलियों में चले जाइए, हर जगह चले, वर्दी से ज्यादा और भारतीय फौज की जो वर्दी है उससे ज्यादा सम्मानित इस देश में कोई वर्दी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, उससे ज्यादा कोई सम्मान नहीं है। वो मतलब जन्म लेना सार्थक हो जाता है जब वर्दी मिल जाती है। अरे किसी के घर में कोई सैनिक बन जाए तो उसकी 4 पुश्तें जो हैं तर जाती हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता, तो उनके कितने पॉलिटिशियंस के वो जो बेटे हैं कितनों के फौज में है? राइट। हाँ, देखिए आज देखिए भाई साहब धर। हाँ, देखिए सुनिए, आज ये सारे सवाल पूछने का समय नहीं है, आज सेना के साथ खड़े रहने का समय है। तो अगर अच्छा सुनिए, आपने वर्दी पहनी हो ना पहनी हो, हमने वर्दी भाई साहब मुझे मालूम है, मैं आपको नौशेरा की पोस्ट पे ले चलूंगा। चलो अभी कहीं आ रहे हैं। देखिए सुनिए, बात बहुत गंभीर है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, बस आप भी इसकी गंभीरता समझेंगे। आज वक्त ये पूछने का या ये सोचने का नहीं है कि फौज को मौका दो, फौज कुछ करेगी। आज मौका है हम सब ने कुछ करने का, आज मौका है ये सोचने का कि कल पाकिस्तान क्या करेगा। तो कल पाकिस्तान, जैसा सर ने कहा, प्रॉक्सी वॉर का एक और तरीका है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सोशल मीडिया, जो आज हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। आपकी बीवियां घर में बैठ के अभी आपको देख रही होंगी, खुश हो रही होंगी कि मेरा पति वो रील देखती है, रील। जी बिल्कुल, रील देखती है ना। पल्लवी का चेहरा भी तो हमने रील पे देखा था ना, फोटो में देखा था, घिबली आर्ट में देखा था। उसकी करुणा हमें तब समझ आई थी, उसकी करुणा इजराइल के मिनिस्टर तक पहुंची है ना। क्यों? सोशल मीडिया की वजह से। आज हम सबको भी सोशल मीडिया के वॉरियर्स बनना है, लेकिन दुष्प्रचार भी बहुत है उसमें, सावधानी के साथ चलना है, ये बड़ी दुधारी तलवार है। हाँ जी, आगे तुम कहाँ थे? मैं फंसा हुआ था। कहाँ फंसे हुआ? थोड़ी वहां चले गए थे वॉर लड़ने। करोल बाग में फंस गया था। चलो, मैं ये कहना चाहता हूँ, कल पाकिस्तान का क्या होगा? इन्होंने कहा कल पाकिस्तान कब्रिस्तान में बदल जाएगा। मैं इस देशवासियों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये 2014। सुनो मेरी बात, वो पुराना समय था जब पृथ्वीराज थे ना, उनके साथ चंद्रबरदाई चलते थे। चंद्रबरदाई का काम ही यही था, कविता लिखते थे। और वो लोग जो बहुत किनारे कोने दाने में पड़े रहते थे, थोड़ा बहुत, अरे भाई साहब ये फौजी हैं, यही लोग बता पाएंगे कि फौज की क्या, यहाँ से कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन बैटलफील्ड होती है सर। बड़े बड़े की पसीना तो छोड़िए, पता नहीं मुझे क्या ना कहना पड़ेगा। तो चंद्रबरदाई का काम यही था कि वो कोने में पड़े हुए आदमी को भी खड़ा कर देता था। वही मैं कह रहा हूँ, ये 2004 से 2014 तक आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा दिया गया था। वो जहां चाहते थे वहां बम फोड़ते थे और निर्दोष नागरिकों को मारते थे। जैसे 209 लोगों को मुंबई के लोकल ट्रेन में मार दिया गया था, बनारस के हनुमान मंदिर में मार दिया गया था, ना जाने कहां कहां बम फोड़ते थे। और 2004 के बाद वाली सरकार जो है वो खाली मौन बैठ करके खाली वार्तालाप कर रही थी। आज मैं कहना चाहता हूं, मेरे देश के आर्मी ने, मेरे देश के जवानों ने पाकिस्तान में बतला दिया है कि दिल्ली
बैठा है, दिल्ली की गद्दी पर कोई और बैठा है, और ये नया भारत है। अगर तुम छेड़ोगे तो हम घुसकर मारेंगे। नाउ आई एम कमिंग यू, ऊपर रखिए या तो इसको ऐसे रखिए, बिल्कुल ऊपर ऐसा। हाँ, और अगर नहीं पकड़ सकते तो हाथों में ताकत नहीं हो तो मत उठाइए। जी जी। देखिए, उनका बड़ा अच्छा एक सवाल था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चौथी पीढ़ी का फौजी हूं। मेरे सगे चाचा 1962 की लड़ाई के अंदर वीर चक्र है, और 1971 की लड़ाई में मेरे परिवार के सगे भाई बहन, हमारे मामा चाचा फूफा, ये सब 11 लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जिनमें से 9 लोग वापस आए, 2 नहीं आए। तो जहां तक बात है, हमारी इस पीढ़ी, हमारे आगे की जो पीढ़ी है, उनके बच्चे भी हमारे फौज में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में, नेवी में है। लेकिन उसके बावजूद मैं यहां से आपके इस शो से ऐलान करना चाहता हूं कि सरकार फैसला करो, हम अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं, और पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने के लिए भी तैयार हैं। इसके साथ साथ हम लोग पूर्व सैनिक अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। पूर्व सैनिकों ने लिखा है, और टेरिटोरियल आर्मी जो होती है, रुकिए सर, रुकिए, टेरिटोरियल आर्मी जानते हैं ना? हाँ, तो बस सुनिए, वही आपकी बात आ गई अब। तो टेरिटोरियल आर्मी के लिए भी कहा है कि जो सेवाएं देना चाहेंगे वो सेवाएं देने के लिए 1948 का एक नियम है, उसके तहत वो आए। जी, बात करें। बस सिर्फ ये हौसला भी हमें फौज ने ही दिया है कि सीनियर जो बात करते हैं तो उनकी बात के सामने अपनी बात रखने का हौसला भी फौज की वर्दी नहीं दिया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज निश्चिंत रहे, एक बच्चा नहीं मरेगा, क्योंकि हम ट्रेंड हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं कि कल हमें भेज दिया कहीं कैंप में और आज हथियार दे दिया, कहा जाओ लड़ो जी लड़ो। नहीं, शर्म की बात है। वो मैं वेरी सॉरी, वो कहता है, कौन कहता है? वो कहता है कि वो जो हमारे लड़के हैं, वहां का रक्षा मंत्री कहता है, ख्वाजा अब्बास, कि वो जो मदरसे के बच्चे हैं वहां पे, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं। क्या बात करेंगे उनसे हम? मोहतरमा, आप करिए ना, बात करिए, टेलीफोन मिलाइए, किसका बात करें? जो कहता है मदरसे के बच्चे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं, ये उनसे बात करें। कर्नल, 1 मिनट पूरा कंप्लीट करिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आज उस जहाज में जो बैठा था वो भी किसी का बच्चा ही था, और आज जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे, ये भी तो हैं, इन्होंने मॉक ड्रिल्स करी होंगी, आज इन सबको भी बताया गया, सिखाया गया। तो आज का भारत जो है वो निडर इसलिए है क्योंकि वो ट्रेंड है। सक्षम का मतलब क्या है? हम सब ट्रेंड हैं। जी जनाब बेजा। प्रतीक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने बोला कि हम सरकार के साथ हैं। मुझे तो राहुल गांधी की तरफ से लगा ही नहीं अभी तक, एवर सिंस जब से 22 तारीख से जब से पहलगांव का हमला हुआ है, उसके बाद राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की एक भी तकरीर, उन्होंने एक बार भी टीवी पर ये नहीं बोला कि हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। हम अपने प्रधानमंत्री, देखिए फौज ने 71 में भी फौज अपना काम कर रही है और करती रहेगी, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी लीडरशिप हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, फौज को काम करना है, करेगी। फौज का काम है शौर्य, फौज का काम है सामने पाकिस्तान को चने चबवाना। फौज ये नहीं देखती कि मेरा लीडर कौन है। फौज को एक बार अगर काम मिल गया, वो वहाँ पे वो जवान है उधर वहाँ एलसी पे, उसे ये नहीं मालूम, उसे मालूम है मुझे सामने ध्वस्त करना है। राइट, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? जी ऐसा है, मेरे ख्याल से हमारे जो साथी हैं वो शायद थोड़ा सा कम इन्फॉर्म्ड हैं। 22 तारीख को पहलगाम हमले के बाद 24 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मीटिंग की। उसके अंदर एक मिनट प्लीज, इसके अंदर बिल्कुल एक लाइन का प्रस्ताव पास किया कि हम भारतीय सेना, भारतीय सरकार के साथ हैं, जो सरकार फैसला करेगी उसके लिए हैं। उसके बाद 29 अप्रैल को दोबारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर भी यही फैसला हुआ, और 7 तारीख को भी ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। पहले जो 9 टारगेट्स को ध्वस्त किया, उसके बाद भी 1 लाइन का आया कि हम अपनी सेना के साथ,
अपनी सरकार के साथ हैं। जो फैसला करोगे हम उसके लिए एकजुट हैं। मैं सर आपका सम्मान करता हूं, मैं सर आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये देश जानना चाहता है और देश भी जान रहा है इस बात को कि एक बार भी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान का विरोध नहीं किया है। ये देश जानना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब गए थे बैठक में तो ऐसे बोल रहे थे मीडिया से, उनके चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर झलक रहा था कि इनकी इच्छा और इनका मन कहां है। अरे हम जानते हैं, इस देश को जानना जरूरी है। Sir, I am not, less informed. I am very well informed. And दूसरी चीज, I am a soldier. Once a soldier, always a soldier. एक बार जिसने वर्दी पहन ली. Neither I am from BJP nor I am from Congress. मैं एक फौजी हूँ. आपका अगर तीसरी पीढ़ी है, मेरे परिवार में 20 फौजी हैं. मेरे छोटे भाई ने इस देश के लिए 10 गोलियां खाई हैं. मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी ने अभी तक ये नहीं बोला कि मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। आप हैं, आपकी सेवाएं हैं और हमें डिसिप्लिन में रहना है। ये बहुत यकीनन ये बात है, हम सुरक्षित हैं, कह सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए, दिल्ली के यहाँ पे कनॉट प्लेस पे प्रेजेंट लोग और पूरे देश को यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि देश इस लड़ाई के अंदर एकजुट है और देश की सेनाएं सरहद पे लड़ाई इसलिए लड़ पा रही हैं क्योंकि आपका विश्वास उनके साथ है। और इसलिए आप जाकर आराम से सोइए, हमारे प्रहरी, हमारी भारतीय सेनाएं देश को सुरक्षित रखेंगी। और थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, 150 करोड़ लोगों को भारत की सेना पर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे पूर्ण विश्वास है। अभी चूंकि लास्ट पार्ट में कर्नल साहब ने कुछ ऐसा बोला, क्योंकि कर्नल होने के नाते बड़ा सम्मान है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मन करता कलई खोल दूं। राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, CWC की बैठक होती है, लेकिन उसके बाद में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं पाकिस्तानी हमारा एनिमी नहीं है। चन्नी साहब पूर्व मुख्यमंत्री आके कहते हैं कि कुछ होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात कहूं, कर्नल साहब की बात पे विश्वास रखो बस आप। बस कर्नल साहब मेन, इसीलिए इन पे दिल किया, इनका सम्मान करता हूं। इनका सम्मान है। कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते मन करता रगड़ दूं। अरे ना पार्टी बात। एक बात देखिए, मैं देश से एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का पूरा मकसद कश्मीर में जो उसने किया था, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहता था। हमको बंटना नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना। जी